आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 12th में 100 ऑन 100 कैसे लाए जाएं। आपको पता है 80 मार्क का आपका पेपर होगा जिसमें से एमसीक्यू आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि मैंने कैसे 100 ऑन 100 मतलब 80 ऑन 80 स्कोर करा था, किस तरह से मैथ में 100 मार्क लाए थे क्लास 12th में। और देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने से काम चल जाता है? क्या हमें आरडी भी करनी पड़ेगी? लोग तो आरडी कर रहे हैं, मोटी मोटी बुक्स कर रहे हैं, क्या हम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के भरोसे जा सकते हैं? तो आंसर बड़ा ही सिंपल है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अपने आप में इनफ होती हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बेस्ड ही आते हैं। आरडी में केवल जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रैक्टिस के हिसाब से दे रखे हैं, वरना आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करके जाओगे तो बिल्कुल मैच बैठेगा। एग्जाम्पलर का जो लेवल होता है वो आरडी के बराबर का होता है। एग्जाम्पलर और आरडी का लेवल बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है, बस आरडी में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, इसमें इजी टफ हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एग्जाम्पलर कर पा रहे हो तो आप आरडी आराम से कर लोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एग्जाम्पलर अपने आप में इनफ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर बहुत ही मुश्किल में कुछ आता है, और कुछ आता है तो वो पीवाईक्यू से आता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, बिना पीवाईक्यू के आपको आइडिया नहीं पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीबीएसई में इस तरह का ट्रेंड चलता है कि जो क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं वो आते रहते हैं, और क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं सीबीएसई के इसमें। आओ देखो, अगला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना काफी काफी ज्यादा जरूरी है। मैंने आज तक कभी कॉपी नहीं बनाई, मैंने प्रैक्टिस करी है काफी हद तक, मैथ ओरली करी है, वरना मैंने बुक पर ही सॉल्व करे हैं क्वेश्चन। मेनली मैं जो क्वेश्चन करता था वो बुक पर सॉल्व करता था। तो बुक पर सॉल्व करने का फायदा ये होता था कि जब मेरे को उस क्वेश्चन का रेफरेंस लेना होता था तो मेरे को साइड में ही हिंट दिख जाता था। हाँ, मैं थोड़ा सा दूर करता था ताकि मैं जब पहली बार क्वेश्चन करूं तो हाथ यहाँ सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं सॉल्यूशन करके रखो, और बुक में ही कहीं ना कहीं हिंट बना के रखो एक तरह से, इस तरह का हिंट कि आप क्वेश्चन देखो तो आपको पता चल जाए। और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे मैथ में उतनी ज्यादा आपको वो आएगी, एक्सपर्टाइज। ऐसा होता है कि मैथ में कई तरह के कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना ट्रिक्स के नहीं हो सकते, और वो ट्रिक्स याद होती हैं, मतलब प्रैक्टिस से बाई हार्ट याद हो जाती हैं, उन्हें स्पेशली याद नहीं करना पड़ता। बिना ट्रिक्स के आप मैथ का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स और क्वेश्चन थोड़े बहुत याद होने चाहिए। जब आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स याद होंगी तब आप उसे कनेक्ट कर पाओगे और नए तरह के क्वेश्चन भी कर पाओगे। अगर आपको 70 तरह के मतलब अगर आपके पास 70 तरह के क्वेश्चन है तो आपको 70 तरह के क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तब जाकर आप 71 या 75th क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और देख देख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। देखो, अब आपको लगता है कि मैं अकेले क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, तो गाने सुनते सुनते करो। गाने भी हाई फ्रिक्वेंसी वाले मत सुनो, गाने लो फ्रिक्वेंसी वाले सुनने चाहिए। मतलब लो फ्रिक्वेंसी गाने का मतलब होता है जिनके नोट ज्यादा ऊंचे ना हो। मैं काफी सीधे सीधे गाने सुनता था ताकि फोकस बना रहे। इस तरह के गाने सुनो जिससे फोकस आए, ऐसा ना हो कि आप गाना ही सुनते सुनते गाने की धुन में खो जाओ। और पहली बार जब क्वेश्चन करो तो गाना तो बिल्कुल मत सुनो। पहली बार क्वेश्चन करोगे तो अपना दिमाग लगाना है, गाना सुनोगे तो गाने में दिमाग रहेगा। दिमाग लगाने वाली जगह पर गाने नहीं सुने जाते। दोस्त से बात करते करते, ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरीके से मैंने काफी बार मैथ करी है। मैंने अपने दोस्तों के साथ साथ में करीब करीब कई बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ली है। मतलब सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ कॉल पे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से डिस्कस कर सकते हो। उसका भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी हो रहा है, काम करते रहो, साथ मिलकर काम करो। आगे देखें तो देखो, ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। लोगों को क्वेश्चन आते हैं, लोगों को क्वेश्चन आते हैं, हर तरह की ट्रिक आती है, उन्होंने वो ट्रिक लिख कर रखी होती है फॉर्मूले कॉपी पे, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब पेपर का आखिरी दिन आता है तो उन्हें ना एक भी फॉर्मूला याद होता है, ना एक भी ट्रिक याद होती है। ऐसी कंडीशन में ना पेपर हो पाता है, ना नंबर आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, ट्रिक पता है, तो पता होने से क्या मतलब, याद भी तो होना चाहिए। जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस से याद नहीं करोगे, तब तक फॉर्मूला लिखना, ट्रिक ढूंढना सब बेकार रहेगा। एक कॉपी मेंटेन करो जिसमें ट्रिक लिखो, उस कॉपी को लास्ट डे पढ़ के जाना है। या फिर कॉपी नहीं मेंटेन कर सकते तो बुक पर लिखो, बुक कभी खोती नहीं है। मेरा कहना ये है, कॉपियां अक्सर खो जाती हैं। मैंने आज तक जितनी कॉपी बनाई है सारी खो गई हैं। मेरे पास आज की डेट में सिर्फ एक वो मैजिक स्लेट है, उससे मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन, वरना मैंने आज तक जितनी भी कॉपी बनाई है वो सारी कॉपियां आज तक खो गई हैं। साफ बात ये।
तो मैं बुक पर बनाना काफ़ी प्रीफर करता हूँ। बुक कभी खो नहीं सकती, बुक पर साइड साइड में लिखते रहो। बहुत जगह होती है एनसीईआरटी में तो पूरी जगह होती है, चैप्टर खाली पड़ा रहता है किनारे किनारे पे, वहाँ लिखते रहो, कॉन्सेप्ट लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, सब हो जाता है। लिखो से ही प्रैक्टिस तो करो। जस्ट अ मिनट, ये हो गया था हमारा। हाँ, अब देखो, अब तुमने जब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर खत्म कर ली हैं, केवल ऐसी कंडीशन पर ही आप पीवाईक्यू की तरफ जाओगे। पीवाईक्यू केवल तब करने हैं जब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर खत्म हो जाए, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे वो एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर बेस्ड होंगे। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप करके जा रहे हो तो आपको पीवाईक्यू करने में काफी आसानी होगी, और अगर कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे लिख पाओगे। इससे पहले पीवाईक्यू से पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है, वरना काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आर की, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आर मेन, उसके बाद ही आप पीवाईक्यू पर जाओ। आगे चले तो टेस्ट देते रहो। होता क्या है कि लोगों को पेपर नहीं देते, टेस्ट नहीं देते। टेस्ट तो चलो आपके स्कूल में हो जाते हैं, प्री बोर्ड वगैरह, लेकिन फिर भी एक तरह के टेस्ट देना काफी जरूरी है। एक को खुद से टेस्ट देकर देखो, 1-2 टेस्ट देकर देखो, इससे प्रैक्टिस होती है। इस बात की प्रैक्टिस नहीं होती कि आपको कितना आता है, प्रैक्टिस इस चीज की होती है आप 3 घंटे में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, कई क्वेश्चन होते हैं जो टाइम ले लेते हैं, पेपर छूट जाता है बच्चों का, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन भी मिलते हैं, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो, प्रैक्टिस होती है, माइंड उस प्रेशर को मेंटेन कर पाता है। आप पहली बार जाकर एग्जाम में पेपर नहीं दे रहे हो। मैंने ऐसा करा था, मेरी गलती ये है, मैं अकाउंट के पेपर में इस भरोसे पर चला गया था कि कॉन्सेप्ट तो सारा आता है, क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा। ये बात भी सच है, क्वेश्चन में कर देता, लेकिन वो वहां पर टाइम कम पड़ गया। अगर वो पेपर 3 घंटे की जगह 4.5 घंटे का होता तो मैं कर देता। बट एक्चुअली मतलब जो एक हालत होता है वहां पर, इस तरह के प्रेशर में दिमाग इवेंचुअली नहीं चलता, और चलता है तो काफी स्लो चलता है। पेपर पर इस भरोसे पर मत जाओ कि मैं पेपर में देख लूंगा, मेरा दिमाग तो बहुत तेज है। इस तरह की चीजें पेपर में नहीं चलती। आप वही कर पाओगे जो आपने पहले से कर रखा होगा। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आप उससे दिमाग लगा के कर दो, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है। आपको अगर क्वेश्चन वहां जाकर करना है तो आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। अचानक से किसी बंदे के मन में ऐसा सपना नहीं आता कि ये भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है मेरे पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पता है ट्रिक क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि पहले तो आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे और 2 का डिवाइड करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे और 2 का डिवाइड करोगे। फिर इस 2 साइन एक्स को आप लिखोगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स में, इस 2 साइन एक्स को आप तोड़ोगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स में, और फिर माइनस कॉस एक्स और माइनस प्लस कॉस एक्स करोगे। अब ऐसा किसी को सपना थोड़ी आ रहा है, मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करूँ फिर प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स करूँ। इस तरह के सपने नहीं आते, इस तरह का सपना आपको आएगा नहीं, आपको ये चीजें प्रैक्टिस से डेवलप करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा मेरे सामने, मैं उसे आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो कर करके आती हैं। ये चीजें अचानक से एक दिन में नहीं आ सकती, ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिस से आती हैं। कई बच्चे मैथ आखिरी दिन पर लेके बैठते हैं, तो भाई थ्योरी थोड़ी है, थ्योरी होगी तो एक दिन में हो जाएगी, आप अचानक से नहीं कर सकते। आगे देखो, हाँ, ये सबसे अहम सवाल है, रजिस्टर मेंटेन करना है या नहीं करना। सर रजिस्टर मेंटेन करो, आपकी मर्जी है। 2 तरह के रजिस्टर मेंटेन कर लो, एक में फेयर काम करो, एक में रफ काम करो। फेयर काम में फॉर्मूले वगैरह लिख लो, मेन क्वेश्चन लिख लो, और रफ कॉपी पे अपनी प्रैक्टिस करते रहो, सिंपल सिंपल सी। रफ कॉपी फेंक दो, मेन कॉपी बना के रखो। वरना दूसरा बेस्ट एंड मैं जो पर्सनली प्रीफर करता हूँ वो वाला तरीका, बुक पर ही फॉर्मूला लिख के रख दो, बुक पर ही सारे मेन क्वेश्चन लिख के रख दो। जो आपको लगता है क्वेश्चन मेरे को नहीं आएंगे, बाद में कभी देखूंगा तो भूल जाऊंगा, तो उन्हें बुक पर मेंटेन करके रख दो। जिंदगी भर नहीं खोएंगे, बता रहा हूँ। कॉपी एग्जाम से पहले खोई जाती है। आप 50 तरह की कॉपियां मेंटेन करोगे, 50 तरह की कॉपी बना करके रखोगे, कॉपी इवेंचुअली एक ना एक दिन खो जाएगी। सही है। अब कितने रजिस्टर मेंटेन करो, मैंने आपसे बोला आपकी मर्जी है, ये आप पर डिपेंडेंट है। 2 कर सकते हो 2 कर दो, 2 करने पर एक सादा वाला करना और एक बार वैसा करना, एक में रफ काम करना, एक में फेयर काम करना। फेयर वाला हमेशा बचा के रखना और रफ वाला फेंक दिया करना, ये सब। अब देखो, केस स्टडी और एमसीक्यू में तो हमारे नंबर कट जाते हैं, क्या किया जाए। एमसीक्यू का पूरा भंडार है आपके पास। अब सिचुएशन टर्म 1 के बाद से काफी चेंज हो गई है, जब पिछले साल से टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम आया है,
तब से एमसीक्यू का मतलब एमसीक्यू की काफ़ी ज़्यादा मतलब एमसीक्यू बाजार में काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। एमसीक्यू के साथ लोग अडेप्ट हो गए हैं। सारे टीचर्स आजकल एमसीक्यू के साथ बहुत ही ईजिली अडेप्ट हो गए हैं। सीयूईटी है, तो उसकी वजह से आपको एमसीक्यू मिलना बहुत आसान है। एमसीक्यू की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी तरह से करो, क्योंकि आपके पेपर में जो 2, 3, 4, 5 वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, उनमें नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। वो प्योरली एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बेस्ड होते हैं। लेकिन ये जो एमसीक्यू होते हैं ये बुक बेस्ड नहीं होते, क्योंकि आपकी बुक जो बनाई गई है वो सब्जेक्टिव के हिसाब से बनाई गई है। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जो है वो सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से बनाई गई हैं, इस एमसीक्यू के हिसाब से नहीं बनाई गई। हालांकि एग्जाम्पलर में कुछ एमसीक्यू हैं, वो एमसीक्यू भी करके जाने हैं। एनसीईआरटी में भी एक दो एमसीक्यू हैं, एग्जाम्पलर में है काफी, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो मेनली सब्जेक्टिव के हिसाब से बनाई गई है। तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जानी है। पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ही कर लो ढंग से। एग्जाम्पलर में भी काफी एमसीक्यू हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एमसीक्यू की आपको अलग से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है वो मेनली कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है। मैं आपसे बोलूं, केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो मेनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड किसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होता है। केस स्टडी कभी अलग नहीं आती, या तो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें केस स्टडी दे रखी होती है, आप उन केस स्टडी को करके जाना, उनमें से कभी कभी केस स्टडी आ जाती है। सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक देख लेना, सीबीएसई हर साल क्वेश्चन बैंक निकालती है, उससे केस स्टडी करके जाओ। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चन करके जाओ जो आपको लगता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। एक एग्जाम्पलर में मतलब मैक्सिमम मिनिमम से केस स्टडी आती है, प्रोबेबिलिटी से आती है, आप मतलब देख सकते हो। बाकी सब सैम्पल पेपर डिपेंडेंट होता है। अब देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं सब कर लेता हूँ, मैं सारी केस स्टडी करके जाता हूँ, मैं सब कुछ करके जाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया, सब कर लिया, लेकिन दिमाग ही नहीं चलता। बोले तो टेंशन आ जाती है, इस तरह की टेंशन आती है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये कंडीशन काफ़ी नॉर्मल है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। और इस बात का ध्यान रखना, पेपर में दिमाग चलेगा ही नहीं, आप केवल वही कर पाओगे जो आपने पहले से कर रखा है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी खराब बात है। यहाँ पर ओपन बुक एग्जाम में खास बात ये होती है कि ओपन बुक एग्जाम में आपके सामने किताब होती है, आप देखकर कभी भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारी मेमोरी का भी टेस्ट होता है। तो आपको याद करके जाना है, जितना याद कर सकते हो उतना याद करके जाओ। ये मत सोचना मैं तो वहां जाके ट्राई कर लूंगा, वहां जाके ट्राई करने पर क्वेश्चन नहीं होता। ये चीज मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई कर रखी है, आसपास वाले काफी लोगों से देख रखी है, इस तरह की चीजें नहीं चलती। अगर आपको फुल नंबर लाने या मतलब अच्छा खासा स्कोर करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको याद करके जाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। आप दिमाग के भरोसे बिल्कुल नहीं जाओगे। पेपर में अगर आप जा रहे हो तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस से चीज़ें अपने आप याद होती हैं। आप सपोज करो, आप 20 से 25 बार एनसीईआरटी या एग्जाम्पल करके देख लेना, आपको चीज़ें ना याद हो जाए तो बताना। याद करनी नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। 2-3 बार फॉर्मूला देखोगे, 2-3 बार पेज पलटोगे। लोग पेज ही नहीं पलटते, लोग बोलते हैं हम तो मैथ करते हैं, हमसे मैथ होती नहीं है। तुमने करी कितनी बार है? 1 या 2 बार। 1-2 बार से कुछ नहीं होता। 7 से 8 बहुत नॉर्मल चीज़ है। 7-8 बार एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आपको जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। प्रैक्टिस से अपने आप चीज़ें याद होती हैं। नहीं कर सकते प्रैक्टिस तो याद करो, नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो आपको इस इंटेंशनली याद करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। प्रैक्टिस से अनइंटेंशनली याद होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। बस दैट्स इज द एंड ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें। प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस।